और बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर के बाद चूरू से बड़ी खबर आ रही है, जहां हथियार सहित 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी वारदात की फिराक में बदमाश थे। हरियाणा के विनोद पन्नू गैंग के शूटर बताए जा रहे हैं। 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा और कारतूस इनके पास से बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर चूरू से। चूरू से इस वक्त की बड़ी खबर, हथियारों के साथ 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं और बताया जा रहा है किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में बदमाश थे। 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा और कारतूस इनके पास से बरामद किए गए हैं। हरियाणा के विनोद पन्नू गैंग के ये शूटर बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर चूरू से। तो पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। 4 बदमाश गिरफ्तार, इनके पास से हथियार बरामद हुए। कहां से हथियार लेकर आए, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए पुलिस इस जांच को आगे बढ़ा रही है। बताया जा रहा है विनोद पन्नू गैंग, जो हरियाणा से ताल्लुक रखती है गैंग, विनोद पन्नू गैंग के शूटर बताए जा रहे हैं। अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि ये क्यों यहाँ पहुँचे थे चूरू, इनके पास हथियार कहाँ से आए और किस वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये लोग थे, ये बदमाश थे। अब इनसे पूछताछ की जा रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या और भी बदमाश इनके संपर्क में हैं इस गिरोह के, और कौन कौन बदमाश अभी राजस्थान में है, चूरू में है। खबर सीकर से। सीकर में स्नेह मिलन समारोह को लेकर विवाद हो गया। परिषद के मंत्री कमल डोलिया से मारपीट की गई। मुकेश खटोड़ और उसके साथियों पर आरोप लगा है 11 नवंबर को स्नेह मिलन समारोह होने वाला है। सीकर में स्नेह मिलन समारोह को लेकर विवाद हुआ है। परिषद के मंत्री कमल डोलिया से मारपीट की गई। मुकेश खटोड़ और उसके साथियों पर आरोप लगाया गया है। इस मारपीट का 11 नवंबर को स्नेह मिलन समारोह होने वाला है। उससे पहले ये समारोह विवाद हो गया। परशुराम पार्क के पास गाड़ी लगा के इनका अपहरण करने की कोशिश की। मेरे को बराबर फ़ोन कर करके धमकियाँ दे रहा था इनको फ़ोन। और आज हम ऑफिस में बैठे प्रोग्राम की तैयारियां कर रहे थे। इसी दरमियान वो वहाँ पे आया और आके सीधा ऑफिस में घुसकर ऑफिस का गेट बंद करके मेरे साथ काफ़ी मारपीट की। मेरा चश्मा टूट गया, तो दूसरा चश्मा मैंने लगा रखा है। मेरे जेब में लगभग 20,000 रुपये थे और गले में सोने चेन थे, वो तोड़ के ले गया, रुपए छीन के ले गया। और एक और बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर जाएंगे। सर्किट हाउस में जनसुनवाई करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मंडोर के जालेली फौजदार मुख्यमंत्री जाएंगे। प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर का निरीक्षण करेंगे। कल हमने खबर बताई थी, न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कि संभावित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का आज लेके, और अब उसके बाद खबर पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री का आज जाने का कार्यक्रम फिक्स हुआ, तय हुआ और आज मुख्यमंत्री प्रशासन गांव के संग शिविर का निरीक्षण करेंगे। डिगाडी कला स्कूल जाने का भी कार्यक्रम है उनका। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर का भी निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यक्रम ये आज का। मुख्यमंत्री आज सर्किट हाउस में जनसुनवाई करेंगे। जोधपुर पहुंचकर मंडोर के जालेली फौजदार जाएंगे मुख्यमंत्री। प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर का निरीक्षण करेंगे। डिगाडी कला स्कूल जाने का भी कार्यक्रम है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। क्या कुछ कार्यक्रम है, मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे जोधपुर के लिए रवाना होंगे। 12 बजे इसके बाद जोधपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दोपहर 1 से 2 बजे तक जनसुनवाई करेंगे। दोपहर 2:30 पर मंडोर के जालेली फौजदार जाने का कार्यक्रम और उसके बाद 3:30 पर डिगाडी कला स्कूल जाने का कार्यक्रम।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा। मंडोर के जालेली फौजदार जाएंगे, 11 बजे रवाना होंगे, 12 बजे जोधपुर पहुंचेंगे। प्रशासन गांव के संग अभियान का फीडबैक मुख्यमंत्री लेंगे और इस अभियान को लेकर मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा संजीदा भी दिखाई देते हैं। नज़र रखे हुए हैं इस अभियान पर, किस तरह से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रशासन, सरकार खुद गांव के लोगों तक, उनके घर तक पहुंच रही है, गांव में पहुंच रही है और उनकी समस्याएं जानी जा रही है, उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। प्रशासन गांव के संग अभियान का फीडबैक खुद मुख्यमंत्री ले रहे हैं और आज फिर एक शिविर का निरीक्षण करेंगे। डिगाडी कला स्कूल जाने का भी कार्यक्रम। रीट मामले में आज सुनवाई होगी। बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने को लेकर यह सुनवाई होनी है। जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कल जयपुर में बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने हंगामा किया था, सरकार से उनका पक्ष रखने की मांग की थी। 1 महीने से बीएसटीसी अभ्यर्थियों का धरना चल रहा है। और कोरोना की नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। शादी समारोह में अब मेहमानों की संख्या की बाध्यता खत्म कर दी गई है। सार्वजनिक आयोजन भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर से करने की अनुमति दी गई है। कक्षा 1 से 12वीं तक स्कूल 100% क्षमता से खोले जा सकेंगे 15 नवंबर से। कोचिंग संस्थान भी 100% क्षमता से 15 नवंबर से खुलेंगे। स्कूल स्टाफ की दोनों डोज की अनिवार्यता शर्त के साथ स्कूल खुलेंगे। कोरोना की नई गाइडलाइन, स्कूल खोले जाएंगे 100% क्षमता के साथ, लेकिन स्कूल स्टाफ को वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी होगा। दोनों डोज जिस स्टाफ को होगी उसे ही परमिशन मिलेगी स्कूल आने की। सार्वजनिक आयोजन भी एप्रोप्रिएट बिहेवियर से ही अनुमति मिलेगी। शादी समारोह में मेहमानों की संख्या की बाध्यता को अब खत्म कर दिया गया है। नई गाइडलाइन गृह विभाग की। मरुधरा पूरी तरह से अनलॉक हो रही है 15 नवंबर से, यानी 6 दिन और 15 नवंबर से मरुधरा अनलॉक। गृह विभाग ने जारी कर दी है नई गाइडलाइन। शादी समारोह में मेहमानों की संख्या की बाध्यता खत्म, सार्वजनिक आयोजन लेकिन एप्रोप्रिएट बिहेवियर से अनुमति मिलेगी। 100% क्षमता के साथ स्कूल और कोचिंग खुलेंगे 15 नवंबर से 15 तारीख से और वैक्सीन की दोनों डोज की शर्त के साथ ये स्कूल खोले जाएंगे। बीकानेर के नोखा से बड़ी खबर है। चाय की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में रखी हुई गैस टंकी में आग लगी। अचानक हुए विस्फोट से हड़कंप मच गया। आशीर्वाद बालाजी मंदिर के पास की घटना है। हादसे में कोई जनहानि हालांकि नहीं हुई है। राहत की खबर यह है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। बीकानेर के नोखा से बड़ी खबर है। चाय की दुकान में भीषण आग। तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए इस हादसे की भयावहता का। दुकान में एक गैस की टंकी रखी थी जिसमें आग लगी और इसके बाद विस्फोट। चाय की दुकान में भीषण आग। आशीर्वाद बालाजी मंदिर के पास की घटना बताई जा रही है। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किए गए, लेकिन राहत की खबर ये रही कि हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की गई और इसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग का तांडव बीकानेर में। और उदयपुर के भोपालपुरा थाना इलाके में भी आग का तांडव दिखाई दिया, जहां एक मकान के ऊपर बने कच्चे कमरे में आग लग जाने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलने पर मौके पर 3 दमकलें पहुंची जो आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। बताया जा रहा है कि घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन कमरे में रखा सामान जल गया। ये घटना आयड़ के सबरी कॉलोनी में एक मकान के ऊपर पहली मंजिल पर बने कच्चे कमरे में हुई। सूचना पर भोपालपुरा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भी आग का तांडव दिखाई दिया।
हमीदिया अस्पताल में आग लग गई। कमला नेहरू अस्पताल में ये आग लगी। वार्ड में 40 बच्चे मौजूद थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। 36 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। परिजनों को अब 4-4 लाख के मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में लगी आग। तस्वीरें, ये 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। ये भोपाल की तस्वीरें। 36 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। हमीदिया अस्पताल जिसमें आग लगी, वार्ड में 40 बच्चे मौजूद थे जिनमें से 36 को सुरक्षित बचा लिया गया। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अस्पताल में आग, इसके बाद बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 4 बच्चों की इस हादसे में मौत हो गई। अफरा तफरी का माहौल पूरे अस्पताल में। इसके बाद विशाल सारंग भी अस्पताल में पहुंचे, कुशलक्षेम पूछी सभी की। लेकिन इस हादसे ने पूरे अस्पताल में, पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल पैदा कर दिया। परिजनों को मुआवजे की भी घोषणा की गई है। इस हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई। ये 5 तस्वीरें भोपाल से, जिस अस्पताल में आग लगी उसके तुरंत बाद की तस्वीरें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इतिहास खंगालिए, जब विकास कम था सफलता की कहानियां ज्यादा थी। आज वक्त साथ है तो हालात वहीं के वहीं रह गए। ये वक्त यूं ही नहीं आया। लंबे संघर्ष के बाद देश ने जाना कि खेलों में भी करियर होता है। करियर है और बेहद शानदार है, पर बात वही है कि हालात इस करियर को वो मौका नहीं देते जो वो डिजर्व करता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे खिलाड़ी आज किन हालात में अपने सुनहरे भविष्य और देश के लिए मेडल के सपने देख रहे हैं। 18 राजस्थान की मुहिम, खेल से खोलो किस्मत। क्या है मुश्किल, कैसे दूर होगी मुश्किल। जिम्मेदार नेता अधिकारी देंगे जवाब। खेल से कैसे खुलेगी किस्मत। एक पुराना मुहावरा या कहें नसीहत कभी कभार अब भी सुनाई पड़ जाती है कि खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब। इस सोच का नतीजा भी दीवार पर लिखी इबारत की तरह दिखाई देता है। जब ओलंपिक जैसे खेलों की पदक तालिका में 1.25 अरब की जनसंख्या वाले देश का नाम ढूंढना पड़ता है। खेल की प्रतिभा हमारे देश में है, इसके उदाहरण दिखते रहते हैं, लेकिन इसके उदाहरण ज्यादा दिखाई देते हैं कि कैसे तमाम प्रतिभाएं चमक बिखेरने के पहले ही समाप्त हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब मुश्किल नहीं है। रोजी रोटी के लिए गारंटी वाली पढ़ाई और कमाई के लिए पुराने ढर्रे को छोड़ने की हिम्मत विरले ही जुटा पाते हैं। इनमें भी खेलों की तरफ मुड़ने की सोचने वाले और भी कम। कहां जाएं, क्या करें, कैसे आगे बढ़ेंगे, कुछ मिल पाएगा भी या नहीं, जैसे सवालों के जवाब उनका रास्ता रोक लेते हैं। हालांकि बीते कुछ सालों में बदलाव की बयार महसूस तो हो रही है। एशिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई भारतीय सितारों ने चमक बिखेरी है,
लेकिन खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने वाली सुविधाएं अभी भी अपर्याप्त हैं। एक नजर डालते हैं प्रदेश में उपलब्ध खेल सुविधाओं पर। प्रदेश में कुल 19 खेल अकादमी हैं, जिनमें प्रवेश के लिए हर साल करीब 8,000 खिलाड़ी ट्रायल देते हैं। उनमें से करीब 450 खिलाड़ियों का ही चयन होता है। इसके लिए 13 से 17 साल की उम्र तय है। चयनित खिलाड़ियों को पढ़ाई, आवास और खेल प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था सरकार करती है। इनमें बालक वर्ग के लिए 9 अकादमी हैं, जबकि बालिका वर्ग के लिए 6 अकादमी चल रही हैं। इसके अलावा सीनियर खिलाड़ियों के लिए भी कई अकादमियां चल रही हैं। हर अकादमी में ट्रेनिंग के लिए 4 से 5 कोच रखे गए हैं। वहीं प्रदेश में खेल परिषद के करीब 38 स्टेडियम हैं, जिनमें जयपुर में 3 स्टेडियम तो जोधपुर में 2 स्टेडियम हैं। साथ ही धौलपुर, राजसमंद, सिरोही और प्रतापगढ़ में स्टेडियम निर्माण की प्रक्रिया जारी है। वहीं जयपुर और जोधपुर में 2 स्कूल स्पोर्ट्स के बनने जा रहे हैं। इसके अलावा सभी जिलों में रेगुलर सेंटर हैं, जहां स्थायी और अस्थायी कोच प्रशिक्षण दे रहे हैं। स्थायी कोच की बात करें तो खेल परिषद के पास करीब 120 कोच हैं, जबकि अस्थायी कोच की संख्या 300 से ज्यादा है। वैसे तो पूरे देश में खेलों को लेकर युवा पीढ़ी का बेहतरीन रुझान देखने को मिल रहा है। प्रदेश के खेल जगत में भी बदलाव नजर आया है। खेलों पर फोकस करने के साथ ही खिलाड़ियों के रोजगार और नौकरियों के स्थायी बंदोबस्त और बड़े खेल आयोजनों में सरकार की दिलचस्पी ने राज्य में खेल प्रतिभाओं को नई ऊर्जा दी है। राजस्थान के खिलाड़ियों ने हालिया ओलंपिक और पैरालंपिक में सराहनीय उपस्थिति भी दर्ज करवाई है। वहीं सरकारी अकादमियों से निकले कई खिलाड़ियों ने भी कई बार अपना दम दिखाया है। इनमें तीरंदाजी अकादमी से निकले रजत चौहान तीरंदाजी में एशियन गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट हैं। वहीं हैंडबॉल गर्ल्स अकादमी की कनिका रॉय, वर्षा जाखड़, रुक्मणी बिट्टू, पूजा कंवर एशियन चैंपियनशिप खेल चुकी हैं। महिपाल सिंह, अखिलेश कुमार, योगेश कंडेरिया, राजवीर सिंह भारतीय बास्केटबॉल टीम में खेल चुके हैं, जो बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर से निकले हैं। प्रदेश के खेल जगत में किस तरह बदलाव आ रहा है और कैसे प्रदेश में खेलों की ओर रुझान बढ़ रहा है, अभी क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं, इन चुनौतियों से मुकाबले की क्या योजना है, ये सब आपको बताने समझाने के लिए ही हमने शुरू किया है ये कैंपेन खेल से खोलो किस्मत। अगले 1 महीने में हमारी टीम प्रदेश के हर हिस्से में जाएगी और जानेगी कि खेलों से किस्मत खोलने के लिए कहां कितनी सुविधाएं मौजूद हैं और कहां इन सुविधाओं का बुरा हाल है। जिम्मेदार अधिकारियों, नेताओं से जानेंगे कि ऐसा क्यों है, इसे सुधारने की क्या कार्य योजना उनके पास है और कब तक वो पूरे प्रदेश को खेल और खिलाड़ियों की उम्मीदों का प्रदेश बना देंगे। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। न्यूज़ 18 के खेल से खोलो किस्मत मुहिम पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने शुभकामनाएं दी हैं। धारीवाल ने कहा कि मुहिम से ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को नया स्थान मिलेगा। अच्छी बात है, खेल की में रुचि लेने वाले लोग जो हैं उनकी अगर प्रतिभाएं सामने आती हैं तो असंख्य प्रतिभाएं छुपी हुई हैं जिनको मौका नहीं मिलता आगे आकर के अपना हुनर दिखाने का। मैं समझता हूँ कि इससे ज़रूर उनको मदद मिलेगी और वो अपने प्रतिभा दिखा करके जो है किसी प्रकार से जो है आगे आएंगे। क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा देश है, इस देश में पता नहीं कहाँ क्या क्या छुपा हुआ कुछ पता ही नहीं लगता। तो कोई मुहिम चलती है किसी भी बात के लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL ने ईगल फोर्ड की शैल गैस संपत्तियों में अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश करने का फैसला लिया है। मतलब ये कि कंपनी अब अमेरिका में शैल गैस के कारोबार से निकल गई है। इस लेन देन के साथ रिलायंस ने उत्तरी अमेरिका में अपनी सभी शैल गैस संपत्तियों का विनिवेश कर वहां गैस के कारोबार से बाहर हो गई है। हालांकि इस सौदे के मूल्य का खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस विनिवेश से कंपनी को काफी मुनाफा हुआ है।
फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।